हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं संगीत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बेहद ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यूजीसी नेट की बात करें, यूपी टीजीटी की बात करें, जेटेट की बात करें, बीपीएससी टीआरई 4 की बात करें, तो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ही और बेहद ज़्यादा शानदार और इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेगा देखने को। चलिए हम शुरू करेंगे अपने सेशन को दोस्तों, लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि दोस्तों आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन हम एक शुरू करेंगे यहाँ पे कि कजरी क्या है? कजरी क्या उत्तर भारत में वर्षा ऋतु का गीत है, गुजरात का एक लोकगीत है, या फिर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध लोकगीत है? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, क्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर भारत में वर्षा ऋतु का जो एक गीत है आपका क्या है? कजरी है, ठीक है? कजरी। और कजरी जो है आपकी बात कर लेंगे कजरी, तो ये उत्तर प्रदेश की कजरी काफ़ी फेमस है और उसमें भी आपका एक आप सुने होंगे मिर्ज़ापुर की कजरी। कभी आप सुनिए, कहाँ की? मिर्ज़ापुर की कजरी सुनिए तो बहुत ही ज़्यादा आनंदित आपको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये कजरी प्रसिद्ध है उत्तर भारत में, ठीक है? आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर। जप ताल की एक आवर्तन की तिगुन कितने मात्रा की होती है? सबसे पहले मात्रा हमको याद हो जाना चाहिए ऐसे प्रश्नों के लिए। तो बात करेंगे झप ताल की, तो झप ताल में कितना? 10 मात्रा होता है ना? 10 मात्रा। तो एक यहाँ क्या पूछा है कि एक आवर्तन की तिगुन, यानी एक आवर्तन में 10 मात्रा पूरा और इसका तिगुन, तो यहाँ पे 10/3 के रूप में करेंगे तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3.1/3 हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ध्रुपद शैली के गायन के साथ प्रयोग होने वाला ताल बताएं। क्या धमार ताल है, खेमटा ताल है, सूल ताल? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चार ताल। एक तो आपका होता है चार ताल, सूल ताल, तिवरा ताल, ब्रह्म ताल, है ना? यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सूल ताल, ठीक है? देखिए एक चीज़ मुझे याद आ गया आप लोगों के लिए, कल जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो थे, मैंने गलती से उसको संतूर वादक के रूप में बता दिया था। तो याद रखिएगा हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो क्या बजाते हैं? वो बांसुरी वादक हैं, ठीक है? हरिप्रसाद चौरसिया हो गए, पन्नालाल घोष हो गए, वो बांसुरी वादक है। और संतूर वादक के विषय में हम चर्च किए थे, शायद मौखिक रूप में बताए भी थे, हमें याद है। उसमें कौन थे? आपके जो कश्मीरी वाद्य हैं, तो पंडित शिव कुमार शर्मा थे, ये संतूर वादक थे, ठीक है? शिव कुमार शर्मा, ठीक है? ध्यान नहीं रहने की वजह से थोड़ा सा उसमें लगा दिए, तो आप लोगों ने कमेंट किया तो मैंने देखा उसको, ठीक है दोस्त? तो यहाँ पे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर क्या? कि पंचम सवारी ताल की एक आवर्तन की आड़ में कितने मात्रा की आएगी? देखिए पंचम सवारी, सबसे पहले बात करें कितनी मात्रा? तो 15 मात्रा। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पंचम सवारी में जो है आपका एक आवर्तन की आड़, आड़ मतलब 1.5 गुण, तो 3/2। और पंचम सवारी में कितना मात्रा होता है? 15 मात्रा होता है कुछ, तो इसको 1.5 गुण में जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 15/3/2 यानी 1.5 किए, तो ये क्या होगा जब ऊपर में जाएगा तो यहाँ से हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो 15/3 बच जाएगा और ये 2 जो नीचे है ऊपर में गुना में चला जाएगा। तो 3 से काटिए तो 3 पचे 15 और 5 दूना अब क्या बच गया? 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर 10 हो गया, ठीक है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। पंचम सवारी ताल के एक आवर्तन की आड़ में जो है आपका 10 मात्रा। इसी तरह से कुआड़ का बियाड़ का भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन 5वां नंबर का क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है? चार ताल में सम से सम तक एक आवर्तन में बेदम की तिहाई किस प्रकार पूरी होगी? क्या आंसर होगा? किस प्रकार पूरा होगा? तो क्या 3 मात्रा में 8 मात्रा की लयकारी लिखेंगे तो हो जाएगा, या 3 मात्रा में 5 मात्रा की लयकारी लिखेंगे तो, या 3 मात्रा में 7 मात्रा की लयकारी? क्या होगा? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब हम 3 मात्रा में 8 मात्रा की लयकारी जब हम लिखेंगे तो उसमें 4 ताल में हम सम से सम तक एक आवर्तन में बेदम की तिहाई हम लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए 4 ताल में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? चलिए ज़रा कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किस ताल में 4 तिरकिट का प्रयोग होता है? तिरकिट, तिरकिट जो प्रयोग होता है ना आपका, 4 तिरकिट का प्रयोग होता है। धिन धा तिरकिट, धिन धा धागे तिरकिट, तिन ता तिरकिट, धिन धिन धागे तिरकिट। ये जो है आप देख रहे हैं बोल, किसके बोल है? किस में हो रहा है? क्या झुमरा ताल में है, रुद्र ताल में है, शिखर ताल का है? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका झुमरा ताल में, ठीक है? धिन धा तिरकिट, धिन धिन धागे तिरकिट, तिन ता तिरकिट, धिन धिन धागे तिरकिट, है ना? ये आपका याद रखना है
ये आपका किस में हो जाएगा? झुमरा ताल में 4 तिरकिट का प्रयोग हो रहा है। और झुमरा ताल की मात्राओं की बात करेंगे तो 14 मात्रा का ताल है इसका। और विभाग कितना है? 4 विभाग इसका होता है, 1, 4 और 11 पर ताली, 1, 4 और 11 पर ताली, ठीक है। और 8वीं मात्रा पे खाली कहा जाता है इस झुमरा ताल की। रुद्र ताल 11 मात्रा 11 विभाग। शिखर ताल 17 मात्रा, आपको 4 विभाग इसका देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 5 लेकिन ज़्यादातर 4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन 28 मात्राओं की ताल है? क्या रूपक ताल है, रुद्र ताल, शिखर ताल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो नंबर 7 यहाँ पे जो हम आंसर करेंगे 28 मात्रा का ताल, तो यहाँ पे करेंगे क्या क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्रह्म ताल है। कौन सा ताल है भाई? ब्रह्म ताल, जो कि आपका 28 मात्रा का ताल है और ये ध्रुपद के साथ संगति किया जाता है इस ताल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी ताल के साथ ध्रुपद की संगति होती है, जिसमें कि आपको बता रखे हैं 4 ताल, सूल ताल, तिवरा ताल, ब्रह्म ताल, है ना। रूपक ताल 7 मात्रा की ताल है, रुद्र ताल 11 मात्रा की ताल है और शिखर ताल 17 मात्रा की ताल है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो 8वां नंबर है, गझम्पा ताल कितने मात्राओं की ताल है? गझम्पा क्या 15 मात्रा, 14 मात्रा, 10 मात्रा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो गझम्पा के विषय में बात करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 मात्रा की ताल है और इसमें 4 विभाग हैं। इसमें ताली किस पे? तो 1, 5, 12 पे ताली पड़ता है, तथा 9वीं मात्रा पे बात करेंगे तो 9वीं मात्रा पे खाली आपका पड़ता है। और ये कैसा ताल है? ये खुले बोल का ताल है, ठीक है। खुले बोल का ताल है, जो कि मध्य लय में ये बजाया जाता है, ठीक ना, ध्यान रखना है। कौन सा लय? मध्य लय। लेकिन ये एक अप्रचलित ताल है, ज़्यादा प्रचलित नहीं, अप्रचलित है, ठीक है। तो गझम्पा ताल 15 मात्रा का। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, सशब्द क्रिया की संख्या कितनी है? सशब्द क्रिया क्या 4 है, 5 है, 6 है, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं? देखिए क्रिया क्या होता है, गान करने की जो विधि होती है वही तो क्रिया होता है आपका। तो क्रिया के विषय में बात करेंगे तो क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, पिछले सेशन में बताया था मैंने आपको। तो क्रिया जब 2 प्रकार के, एक तो आपका है सशब्द क्रिया और दूसरा है आपका निःशब्द क्रिया, ठीक है। तो इसमें सशब्द क्रिया के जो प्रकार पूछ रहे हैं, इसमें कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर हमारा क्या होगा? 4 प्रकार के होते हैं आपके सशब्द क्रिया, जिसमें कि हाथ से ताल प्रदर्शन करने की जो है उसमें रीति होती है। अगर हम बात करेंगे 4 प्रकार के, जो सशब्द क्रिया के 4 प्रकार है, तो उसमें आपका आता है ध्रुवा, आता है ध्रुवा, संपा, ठीक है, ताल, और एक आपका सन्निपात, सन्निपात, ठीक है। ध्रुवा, संपा, ताल, सन्निपात, ये सशब्द क्रिया के 4 प्रकार है। किसके? सशब्द क्रिया के 4 प्रकार, ध्यान रखना है, ध्रुवा, संपा, ताल, सन्निपात। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है, 4 बाग के बोल किसके अंतर्गत आते हैं? क्या फर्द के अंतर्गत, गत के अंतर्गत, चौपल्ली, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। 4 बाग के जो बोल हैं ये आपके गत के अंतर्गत आते हैं, और 4 बाग की जो गत में तबला वादन में जो है आपका क्या होता है, 4 पल्लों में 4 विभिन्न प्रकार के बोल समूह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको जानते हैं, कभी बोलचाल की भाषा में इसको क्या कह देते हैं? 4 बाग की गत में 4 बाग की गत भी इसको कह देते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें 4 बंदिशें भी प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको 4 बाग का गत भी कहते हैं। तो 4 बाग के बोल किसके अंतर्गत? तो गत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फर्द क्या है? ये फर्द वादन, चौपल्ली आपका ये भी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, मुख्य परणों की संख्या कितनी है? परणों की संख्या कितनी है? अगर परण के विषय में बात कर रहे हैं तो इसकी संख्या कितनी होगी मुख्य परणों की? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या 4 होगा, 5 होगा, 6, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? आंसर हमारा हो जाएगा, मुख्य परण की संख्या के विषय में बात करेंगे तो आंसर 4 हो जाएगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा सशब्द क्रिया भी 4 प्रकार के, ठीक है, ध्रुवा, संपा, ताल, सन्निपात, तो उसी प्रकार से मुख्य परण 4 प्रकार के। और इसके कौन कौन से प्रकार हैं भाई? तो एक तो आपका आता है गत परण, ठीक है, गत परण, साथ परण, ताल परण, ठीक है, ताल परण, और क्या होता है? बोल परण। एक बोल परण, मुझे लगा मैं भूल गया, नहीं याद आ गया, बोल परण होता है, ठीक है। तो गत 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 परण, साथ परण, ताल परण और एक आपका बोल परण। तो परणों की संख्या मुख्य 4 प्रकार के। और परण किस पे बजता है? तो आपका पखावज से संबंधित है, ठीक है, परण पखावज से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे 12 नंबर,
सात मात्रा के प्रचलित ताल की संख्या कितनी है? क्या 2 है, 3 है, 4 है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो सात मात्रा का जो प्रचलित ताल है उसी के बारे में बताना है। तो दोस्त मेरे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 ऐसे ताल हैं सात मात्रा के जो प्रचलित हैं। पूछिएगा कौन कौन सा? तो एक तो आपका हो जाएगा रूपक ताल, दूसरा आपका क्या हो जाएगा तिबरा ताल, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा पस्तो ताल। ठीक है, ये आपका 3 ताल है और तीनों में सात मात्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर का, स्वर एवं समय के अनुसार उत्तर भारतीय रागों को कितने वर्गों में बांटा गया है? यानी स्वर एवं समय के अनुसार अगर बात करेंगे तो क्या 3, 2, 5, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर इस हिसाब से करेंगे तो क्या होगा हमारा आंसर? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 प्रकार ऐसे माना जाता है। एक तो आपका क्या होता है संधि प्रकाश राग होता है, जिसमें कि आपका क्या होता है, जिसमें रे कोमल प्रयोग, रेधा कोमल प्रयोग होता है। एक तो वो आपका हो गया। एक आपका राग हो जाता है जो कि शुद्ध रेधा वाला राग हो जाता है, एक तो आपका वो हो जाता है। फिर एक आपका राग क्या होता है कोमल गानी वाला राग हो जाता है। तो ये 3 प्रकार के, एक कोमल रेधा, एक शुद्ध रेधा और एक कोमल गानी, ये 3 प्रकार के बांटा गया है। ठीक है, समय के हिसाब से आप जानते हैं कोमल रेधा जो आपका होता है वो कब गाए जाते हैं? तो संधि प्रकाश के समय गाए जाते हैं। और रेधा शुद्ध वाले राग कब गाए जाते हैं? तो संधि प्रकाश रागों के बाद गाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि गानी कोमल वाले राग कब गाए जाते हैं? तो रात 11 से फिर उसके बाद फिर गाया जाता है सुबह तक, है ना, 10 बजे से लेकर सुबह तक। तो ये सब चीज़ जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, 3 प्रकार हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है नंबर 14 का 14, किस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो मध्यम के विषय में बात करेंगे तो हमारे हिंदुस्तानी संगीत में मध्यम के कितने प्रकार? 2 प्रकार, एक तो आपका शुद्ध हो जाएगा और दूसरा आपका तीव्र हो जाएगा। मध्यम ही एक ऐसा स्वर है हिंदुस्तानी संगीत में, एक स्वर जो कि तीव्र होता है। ठीक है, बाकी जो है आपके सब जो भी होते हैं सापा को छोड़कर बाकी जो क्या होते हैं वो कोमल होते हैं। और कोमल स्वरों को पाश्चात्य संगीत की बात करेंगे तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्लैट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैट। और तीव्र स्वर की बात करेंगे पाश्चात्य संगीत में तो उसको क्या कहते हैं? शार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? शार्प कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन था कि दोनों मध्यम का प्रयोग किसमें? क्या राग मालकांस में, राग केदार में, राग बागेश्वरी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर जो हमारा हो जाएगा नंबर 14, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राग केदार। केदार की बात कीजिएगा तो थाट क्या है? कल्याण है। ठीक है, कल्याण है। और कल्याण में जानते हैं कि आपका तीव्र मध्यम प्रयोग होता है। तो एक तो शुद्ध हो रहा था और तीव्र भी हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? दोनों मध्यम का प्रयोग इसमें आ गया। ठीक है, इस पे वादी संवादी की बात करेंगे तो केदार का म वादी और सा संवादी इसका हो जाएगा, म और सा। आरोह में आपका क्या होता है? रे ग, और अवरोह में केवल आपका केवल ग। आरोह में रे ग और अवरोह में केवल ग, ये जो है आपका वर्जित होता है। इसलिए इसकी जाति आपसे अगर पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, औडव साडव इसकी जाति हो जाती है, औडव साडव। ठीक है, आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर लगते हैं राग केदार के। और इसकी संप्रकृति राग के बारे में बात कर लें तो हमीर हो जाता है ना। चलिए, मालकौंस भैरवी थाट का राग है, रात्रि के तीसरे तीसरे पहर में भले ही गाया जाता है। बागेश्वरी जो है आपका ये काफी थाट का राग माना जाता है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, 16/15 जो आपका है किसका गणितीय मूल्य है? क्या 2 स्वरों का है, 2 श्रुति का है, 2 ताल का है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 श्रुति का हो जाएगा। ठीक है, 2 श्रुति का यहाँ पे हो जाएगा गणितीय मूल्य, जो कि सेमीटोन, सेमीटोन या अर्ध स्वर। ठीक है, या इसको अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीटोन कहेंगे या अर्ध स्वर कहेंगे। जैसे कि आपको हम बता दें कि एक था आपका 9/8, 9/8 इसको बोल रहे थे क्या? मेजर टोन। फिर आपका एक था 10/9, ठीक है, 10/9 इसको बोल रहे थे क्या? माइनर टोन। और 16/15 ये आपका सेमी टोन। तो याद रहेगा ये चीज़, मेजर टोन, माइनर टोन, सेमी टोन, इसमें आपका कितना था? 4 स्वरों का अंतर मेजर टोन में, माइनर टोन में 3 श्रुतियों का अंतर, श्रुति, ठीक है, स्वर नहीं। और इसमें 16/15 में 2 श्रुतियों का गणितीय मूल्य या अंतर कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर का, पटियाला घराने के प्रसिद्ध गायक कौन थे? क्या बड़े मुन्ने खां थे, बड़े गुलाम अली थे, अब्दुल करीम खां, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर जो हमारा होगा ना यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बड़े गुलाम अली हो जाएंगे।
ठीक है। पटियाला घराना के प्रसिद्ध गायक बड़े गुलाम अली खां, और बड़े गुलाम अली खां के पिता कौन थे? अली बख्श थे, अली बख्श जी थे इनके पिता। ठीक है। और अली बख्श थे और प्लस एक और व्यक्ति, यानी इनके पिता के साथ में एक और व्यक्ति मिलकर, कौन? तो फतेह अली, एक व्यक्ति का नाम था फतेह अली। ये दोनों व्यक्ति मिलकर क्या किए थे? ये पटियाला घराना का नींव डाले थे। ठीक है, पटियाला घराना की स्थापना किए थे, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। बड़े मुन्ने खां ये तो लखनऊ घराने से संबंधित हो जाएंगे। अब्दुल करीम खां ये आपका किराना घराना से संबंध रखते हैं, और किराना घराना के संस्थापक भी हम इनको कह सकते हैं। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर का। भरत मत के अनुसार राग रागनियों की संख्या कितनी है? क्या 6 राग 30 रागनी, 6 राग 20 रागनी, 6 राग 36 रागनी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हमारा हो जाएगा, भरत के अनुसार पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। भरत मत की बात कर लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे प्लस में हनुमान मत की बात कर लेंगे, तो इन सबों में अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पे 6 राग और 30 रागनियाँ ही बताई गई है। 6 राग और 30 रागनियाँ ही बताई गई है, ये चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है भरत मत के अनुसार। वहीं आपसे पूछ दे कृष्ण मत पूछ दे या कलीनाथ पूछ दे, शिव मत पूछ दे या सोमेश्वर पूछ दे, तो उसमें आपका 6 राग और 36 रागनी। ठीक है, चलिए। राग रागनी वर्गीकरण का उल्लेख कौन किए थे? क्वेश्चन बनता है तो याद रखना है, नारद किए थे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सामगान में कितने स्वरों का प्रचलन मिलता है? क्या 3 स्वर, 4 स्वर, 7, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामगान में 3 स्वरों का कौन कौन था भाई? तो एक था आपका उदात्त स्वर, दूसरा था आपका अनुदात्त स्वर, और तीसरा था आपका स्वरित स्वर। देखिए उदात्त कहते थे दोस्त, ऊंचे स्वरों के लिए जो प्रयोग होता था उसको कहते थे उदात्त कहते थे। नीचा जो स्वर होता था आपका, नीचे स्वरों के लिए जो शब्द प्रयोग होता था वो आपका अनुदात्त, जो स्वर प्रयोग होता था वो अनुदात्त, और मध्यम वाले जो स्वर थे उसको कहते थे, क्या कहते थे? उसको कहते थे स्वरित, मध्यम में जो प्रयोग होता था। ध्यान रखना है। उदात्त के अंतर्गत आपका क्या आता है? 2 श्रुति वाले स्वर आते हैं, जैसे कि द्वय द्वय, निषाद, गंधार, तो निषाद और गंधार आते हैं। और अनुदात्त के अंतर्गत 3 श्रुति वाले आते हैं, यानी ऋषभ और धैवत आते हैं, त्रित्री ऋषभ धैवतो। और स्वरित के अंतर्गत 4 श्रुति वाले, यानी षडज, मध्यम और पंचम, सा, म और प आते हैं, 3 श्रुति। ठीक है, तो सामगान में 3 स्वरों का प्रचलन था। फिर आगे चलते चलते जो है 7 स्वरों में वो मिल गया था, जैसे तृतीय, द्वितीय, प्रथम, कुष्ठ, तिस्वार, मंद, चतुर्थ, ये सब आपका था ना, ये सब स्वर थे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रागपुरिया में कौन सा स्वर वर्जित है? क्या नी वर्जित है, रे वर्जित है, प, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो पुरिया के विषय में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पंचम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुरिया में आपका पंचम वर्जित है, पंचम स्वर वर्जित है। एक और राग बताए थे आपको कल वाले सेशन में, वो कौन सा राग है जिसमें कि आपका पंचम वर्जित था? ठीक है, जो रेगुलर सेशन देखते हैं उनसे ये सवाल है, ठीक है, ताकि आप लोग को ध्यान में आ जाए वो क्वेश्चन। तो कौन सा एक राग था जिसमें पंचम वर्जित था? बताना है कोई भी एक राग जो कल करवाए थे आप लोग को, बता दीजिए, या फिर अन्य आप क्या जानते हैं, ठीक है, वो भी। चलिए, तो यहाँ पे पंचम हो गया। अगर हम बात कर ले यहीं पे हम पुरिया की, तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है मारवा थाट से हुआ है। किससे हुआ है? मारवा थाट से। अब उम्मीद है आप लोग बता देंगे, ठीक है। तो मारवा थाट से इसकी उत्पत्ति जो है मानी जाती है, और इसमें कोमल, ऋषभ तथा मध्यम तीव्र स्वर प्रयोग किया जाता है, यानी कोमल, ऋषभ और मध्यम तीव्र प्रयोग होता है किसमें? तो आपके मारवा थाट के अंतर्गत राग में, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। और ये जो अगर बात करेंगे गायन समय की, तो 4 बजे से 7 बजे तक इसका सायंकाल में आपका गायन होता है, यानी ये कैसा राग हो गया? यानी ये आपका संधि प्रकाश, संधि प्रकाश राग हो गया। दोस्तों आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप सभी लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे आप लोग बीपीएससी हो, एस्टेट हो, एमआरएस, DSSB, यूजीसी नेट, सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं कह दे रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। और सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंतज़ार कीजिएगा मेरा जो भी क्लास आएगा इसके लिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाते हैं एक साथ। इतनी चीज़ों को आप लोग को सोचते हैं जितना ज़्यादा निचोड़ आप लोग को दे दें, है ना। अगर ये सब चीज़ आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही वीडियो लाइक करके हमें बता दीजिएगा, ताकि थोड़ा मोटिवेशन भी हमें मिल जाए।
20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि पंचम वेद के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? क्या नाट्य शास्त्र है, ऋग्वेद है, अर्थशास्त्र है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो नाट्य वेद कह लें इसको या पंचम वेद कह लें इसको, तो क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये कहते हैं नाट्य शास्त्र को कहते हैं, ठीक है, नाट्य शास्त्र को कहते हैं, ये आपका पंचम वेद, पंचम वेद कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? नाट्य वेद कहते हैं, नाट्य वेद कहते हैं, ठीक है। देखिए इसके अध्यायों के विषय में बात कीजिएगा तो 36 अध्याय हैं टोटल, 28 से लेकर 28 से अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक, यानी कितने अध्याय हुए? 30, 28, 29, 30, 31, 32, 33। आप इसको काउंट करके आप लोग को करना है अगर नहीं आता है तो, ठीक है भाई, गलत लेकिन नहीं करना है, ठीक है। 6 अध्याय है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि संगीत से संबंधित कितने हैं तो 6 अध्याय हैं, कुल कितने हैं तो 36 हैं। आपको रस का अध्याय के कौन से अध्याय में रस का वर्णन मिलता है? तो 6ठे अध्याय में मिलता है। 7वें में भाव मिलता है, ठीक है। काकू का वर्णन कौन सा अध्याय में है? 17वें अध्याय में है, ये सब याद रखना चाहिए। सुशीर वाद्यों का वर्णन किस अध्याय में है? तो 30वें अध्याय में है। ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, सितार के किस भाग में जवारी किया जाता है? क्या घुड़च में, तबली में, पर्दा में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 21 नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके घुड़च में जो है आपका जवारी किया जाता है, ठीक है। तबली के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो लकड़ी या हाथी दांत की जो एक चौकी होती है जिस पर क्या होता है, तार जो है आपका रखा हुआ होता है, और इसको घुड़च अथवा क्या एक और नाम है, हाँ ब्रीज भी इसको कहते हैं, इसको घुड़च अथवा ब्रीज भी कहते हैं, ठीक है। चलिए सितार में आपके तारों की संख्या पता ही है सब कुछ। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठेके का प्रौढ़ रूप क्या कहलाता है? क्या पल्ला कहता है, तिहाई, पेशकारा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो ठेके के प्रौढ़ रूप को कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेशकारा कहते हैं, पेशकारा, प्रौढ़ रूप पेशकारा। किसी भी, ठीक है, किसी भी अगर बात कर लेंगे ताल की मात्रा में, किसी भी ताल की मात्राओं को तबले या पखावज पर जो है वर्णों की सहायता से जब तबले या पखावज पर बजाने के योग्य जब बोल समूह जो उसको बजाते हैं ना, उसको कहते हैं ठेका। और प्रत्येक ठेका भाई क्या होता है, एक दूसरे से पृथक होता है, कुछ ना कुछ सब में अलग होता है, और वही जो ठेका होता है उसका जो प्रौढ़ रूप कहलाता है आपका पेशकारा कहलाता है, ठीक है, पेशकारा, ठीक है। ये दिल्ली घराने में प्रस्तुतः यही पेशकारा ही पहले बजता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, अनिबद्ध तथा निबद्ध में अंतर का क्या कारण है? क्या ताल का कारण है, गमक का कारण है, मीड का कारण है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो कारण क्या है भाई? अनिबद्ध तथा निबद्ध में अंतर क्या है? तो अनिबद्ध है और एक आपका निबद्ध है, यानी कि जो गान, तो क्या उसमें होता है? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताल का ही अंतर होता है। अनिबद्ध वाला में ताल के साथ बंधा हुआ होता है और अनिबद्ध वाला में बिना ताल का होता है, बिना ताल का। तो यही तो अंतर है आपका, ठीक है। गमक के कितने प्रकार बताए गए? अच्छा सारंग देव ने कितने प्रकार बताए हैं जरा आप लोग लिख दीजिएगा। मींड, मींड क्या है? स्वरों को बिना खंडित किए हुए बोलना, स्वरों को अटूट बोलना, ये सब क्या है? ये सब आपका मींड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर, इनमें से कौन राज तरंगनी के लेखक है? देखिए राज तरंगनी, कलहन वाला, कलहन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कर ही दिए तो कर ही देते हैं, कलहन। पंडित लोचन संगीत, क्या कौन सा पंडित लोचन का कौन सा पुस्तक है? जरा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और पंडित दामोदर का कौन सा पुस्तक है? आप लोग ये भी कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्लियर? देखिए क्या आप लोग को यहाँ पे जो है पुस्तक के बारे में जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या ये सब हम नहीं बताए हैं भाई? अगर आप लोग नहीं कमेंट करते हैं, नहीं बताते, तो भाई इसमें हम क्या कह सकते हैं? सेशन कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग हैं सवाल पूछते हैं भाई, बहुत कम लोगों का जवाब आता है, बहुत थोड़ी सी निराशा तो ज़रूर होती है कि भाई कर क्या रहे हैं मेरे भाई बहन लोग, कमेंट नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, है ना। थोड़ी सी निराशा होती है भाई, लेकिन बस आप लोग से ज़्यादा सवाल तो कर भी नहीं रहे, कुछ जो भी सवाल है वो सब आप लोग बताते चलिए, मॉक टेस्ट भी देते चलिए, कराते चल रहे हैं, रिलेटेड क्वेश्चन भी बताते चल रहे हैं ना। सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। यही सब छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत मोटिवेट करती है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंडित दामोदर का ग्रंथ है। देखिए एक तो यहाँ पे आ भी गया आपका, क्या संगीत दर्पण, संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नंबर 25 आंसर हो जाएगा पंडित दामोदर, कौन सा? संगीत दर्पण,